हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी केमिस्ट्री। मैं सेल्फ गौरव शर्मा। और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बार्क का केमिस्ट्री का सिलेबस। तो जो आपका बार्क का एग्ज़ाम है उसमें केमिस्ट्री का क्या सिलेबस रहने वाला है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो चलिए वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस। तो जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट। तो आपको कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल फंक्शन आपको पता होने चाहिए, फंक्शन क्या होते हैं, मैक्सिमा, मिनिमा और इंटीग्रल, ऑर्डिनरी, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर एंड मैट्रिक्स आपको पता होने चाहिए। ये थोड़ा सा बेसिक रहेगा, जो मैथमेटिकल पोर्शन रहेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और एलिमेंट्री स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी आपको पढ़ के जानी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे उस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार्क के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो नेक्स्ट यूनिट रहेगी हमारी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें आपसे कुछ थ्योरी पूछी जा सकती है, जैसे बोहर थ्योरी हो गई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। बोहर थ्योरी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी पूछा जा सकता है, अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल पूछा जा सकता है आपसे। हॉर्न्स रोल हो गया आपका, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल हो गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गया, क्वांटम नंबर हो गया, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो एक बेसिक सा ये सिलेबस है जो कि हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर से दिया गया है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइए, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो नेक्स्ट यूनिट है हमारी थ्योरी ऑफ गैसेस। थ्योरी ऑफ गैसेस में हमसे क्या क्या सिलेबस दिया गया, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल, वंडर वॉल गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो इसको आप पढ़ के जाएँ थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। चलिए नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है हमारी सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट आपने नेट और गेट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। तो इसमें हमसे जनरली छोटा सिलेबस दे रहा है, क्रिस्टल एंड क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल क्या होते हैं, कितने टाइप के क्रिस्टल के सिस्टम होते हैं, एक्सरे क्या कैसे हम यूज़ करते हैं किसी सॉलिड का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए, NaCl KCl का स्ट्रक्चर हमसे पूछा जा सकता है। और जनरली जो और स्ट्रक्चर जैसे ZnS हो गया और जैसे आपका CsCl हो गया, इनके स्ट्रक्चर भी आप पढ़ के जाएँ। जितने भी सॉलिड कंपाउंड के स्ट्रक्चर आप जरूर पढ़ के जाएँ, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लोज पैकिंग आपसे पूछा जा सकता है। और इसके बाद एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, रेडियस, रेशो रूल, लैटिस एनर्जी, बोन हाइबर साइकिल, आइसोमॉर्फिज्म, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। तो ये आप पढ़ के जाइए, बेसिक सा ये इन्होंने सिलेबस दिया है सॉलिड स्टेट का, तो इसको भी आप पढ़ के जाइए। इसके बाद है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को देख लेते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हमको रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस दिए गए। ये आपके रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस आइसोथर्मल या फिर एडियाबैटिक हो सकते हैं, इनको आप पढ़ के जाइए। फर्स्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। तो आपको फर्स्ट लॉ पढ़ के जाना है थर्मोडायनेमिक का, और इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस के लिए। इसके बाद हमें थर्मोकेमिस्ट्री दिया गया है, सेकेंड लॉ पढ़ना है। एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ये सब आप पढ़ के जाइए। चलिए नेक्स्ट यूनिट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमको दिया गया है केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम। केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम में हमें जो यूनिट दी गई है वो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहला है लॉ ऑफ मास एक्शन है, उसके बाद Kp, Kc, Kx और Kn दिया गया है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन के, जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, आयनिक इक्विलिब्रियम आप पढ़ के जाइए। इसके बाद pH है, बफर सॉल्यूशंस है, हाइड्रोलिसिस है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है, फेस इक्विलिब्रियम, फेस रूल एंड इट्स एप्लीकेशन है टू वन कंपोनेंट एंड टू कंपोनेंट सिस्टम। तो आपको फेज रूल पढ़ के जाना है वन कंपोनेंट के लिए और टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए, और साथ साथ आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ के जानी है। तो ये जो सिलेबस है ये हमारा केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम का है, और इसको आप डिटेल में पढ़ के चाहिए क्योंकि बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कंडक्टेंस एंड इट्स एप्लीकेशन। कंडक्टेंस क्या होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है। जनरली आपसे कैटाइन एनाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर पूछ लेगा। गैल्वेनिक सेल्स क्या होती है, EMF एंड फ्री एनर्जी से पूछा जा सकता है। EMF और फ्री एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। कंसंट्रेशन सेल्स के बारे में पूछा जा सकता है, और पोलैरोग्राफी के बारे में आप पढ़ के जाइए। पोलैरोग्राफी से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
concentration cells with and without ट्रांसपोर्ट देवे हक्कल ऑन सागर थ्योरी भी आप पढ़ के जाइए। 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। केमिकल काइनेटिक में रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अरेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइए। कोलिजन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, चेन रिएक्शन, नॉर्मल एंड ब्रांच, एंजाइम कैटलिस्ट, फोटोकेमिकल प्रोसेस एंड कैटालिसिस। तो ये आप पढ़ के जाइए। आपने इसको नेट और गेट के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं एडजॉर्प्शन की। तो एडजॉर्प्शन की जो यूनिट में हमको सिलेबस दिया गया है वो है आपका गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसमें आपके लैंगम्योर आ जाएगा और आपका फ्रेंडलिश आ जाएगा, बैट आ जाएगा। इन सब को आप पढ़ के जाइए। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन पढ़ के जाइए, कितने टाइप के होते हैं। सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बमेंट कैसे डिपेंड करता है कि क्या सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा या कम होगा, इस तरह की चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। सरफेस फिल्म ऑन लिक्विड, लिक्विड के ऊपर जो सरफेस फिल्म बनती है उसके ऊपर जो एडजॉर्प्शन है उसके बारे में वो आपसे पूछ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में बी लैम्बर्ट लॉ है। फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो यहाँ पे आप NMR जरूर पढ़ के जाइए, NMR, और आप UV पढ़ के जाइए, और यहाँ पे IR भी आपको पढ़ के जाना है। तो आपको IR, UV और NMR पढ़ के जाना है, साथ साथ बी लैम्बर्ट लॉ भी पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला यूनिट है वो है आपका बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक जो रहता है आपका बेसिक कंसेप्ट वो पढ़ के आपको जाना है। इसमें आपका जनरली आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, और जो आपके इंटरमीडिएट्स होते हैं जैसे कि कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, इनके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड विद विदाउट एनी स्टीरियो सेंटर, जैसे एलीन हो गया और बाईफिनाइल हो गया। इससे जनरली हमसे पूछ लेता है कि जो एलीन है और बाईफिनाइल है ये कब आपके कायरल कंपाउंड होंगे और कब ये अकायरल हो जाएंगे। तो उसको आप डिटेल में पढ़ के जाइए। एलीन के लिए क्या कंडीशन है कि वो कायरल रहेगा, और बाईफिनाइल के लिए क्या कंडीशन है कि वो कायरल या फिर अकायरल हो जाएगा। उसके बाद कन्फॉर्मेशन है ऑफ एसाइक्लिक सिस्टम, जिससे कि आपको दे रहा है इथेन दिया गया है, एन ब्यूटेन दिया गया है। तो इसमें आपसे जनरली पूछा है कौन सी जो फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल, इसकी फॉर्म हो सकता है, और आपका स्टैगर्ड फॉर्म हो सकता है, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म हो सकता है। इस तरह के फॉर्म आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रक्चर का मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या है। इसके बाद साइक्लिक सिस्टम का भी आपसे पूछा जा सकता है। मोनो और डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको भी आप डिटेल में पढ़ के जाइए। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो है हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड सिंथेसिस, और इसके बाद इसकी एप्लीकेशन है। तो इसमें जनरली हमें क्या पढ़ना है, इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ना है। कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, कार्बोएनाइन क्या होते हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं या फिर ये सब चीज़ें आप डिटेल में पढ़ के जाइए। फिर रेडिकल पढ़ के जाइए, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये जितने भी इंटरमीडिएट है आप इसको जरूर पढ़ के जाइए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ नेम रिएक्शन की, तो यहाँ पे नेम रिएक्शन है होफमैन कर्टिस लोसन रीअरेंजमेंट, वोफ के रीअरेंजमेंट, सिमन स्मिथ रिएक्शन, रिमन टीमन रिएक्शन, माइकल रिएक्शन, डार्जन्स रिएक्शन, विडिग रिएक्शन, और मैकमरी रिएक्शन यहाँ पे आपसे पूछी जा सकती है। पिनाकोल, पिनाकोलोन, फेरोस्की बेंजेलिक एसिड रीअरेंजमेंट, डाई इनोन फिलोन रीअरेंजमेंट, बेयर विलीगर रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या यहाँ पे ये अलग से टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें आपको जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, उनके बारे में पढ़ के जाना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, डिटेल में दिया भी गया है क्या क्या हमें पढ़ना है। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट हम जो यूज़ करते हैं, जो जनरली क्या है, गिरगनाइड रिएजेंट्स हो सकता है या फिर गिलमान रिएजेंट हो सकता है। डेल सेल्टर इलेक्ट्रोसाइक्लिक सिग्माट्रोपिक एक्शन, कुछ पार्ट यहाँ पे हमें पेरिसाइक्लिक का भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन एंड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यूजिंग केमिकल इक्वेशन, ये भी पढ़ के जाइए आप लोग। और इसके बाद आते हैं हम क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, इसमें आपको जनरली पढ़ के जाना है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, जो कि आपका UV, IR, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी रहेगी। तो इनको आप जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि ये ऊपर हमें फिजिकल केमिस्ट्री में भी दिया गया है और इसके बाद ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी दिया गया है। ये दोनों के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन आप जरूर पढ़ के जाइए।
चलिए नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट दी गई है हमको नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स में जनरली केमिस्ट्री दी गई है, एल्कोहल की क्या होती है, स्टोरेट की क्या होती है, टर्पीन की क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इन सब को आप पढ़ के जाइए। और जनरली जो आपका क्वेश्चन बनता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड से रहता है। फिर भी आप टर्पीन और एल्कोहल को भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दिया गया है। एरोमेटिक कंपाउंड आपको पढ़ के जाना है कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, कब कोई कंपाउंड एरोमेटिक रहेगा, एंटी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक रहेगा। इसमें जो सिलेबस दिया गया है वो दिया गया मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक एंड ट्राईसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड विद वन हीटेरो एटम, जो उनकी सिंथेसिस हो सकता है, जैसे फुरान हो गया आपका, थायोफीन हो गया। और इस तरह से जो आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें केवल एक ही रिंग हो सकती है, जैसे कि आपका पायरोल हो गया आपका, और फुरान हो गया, थायोफीन हो गया। इनसे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा और इनसे रिलेटेड इनकी रिएक्टिविटी, प्रॉपर्टीज़ और इनकी केमिकल रिएक्शन आप पढ़ के जाइए। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग में दिया गया है, तो पीरियोडिक टेबल को आप जरूर डिटेल में पढ़ के जाइए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम जो फोकस रहता है वो एफ ब्लॉक पर रहता है, क्योंकि जो एफ ब्लॉक है वो रेडियो एक्टिव होता है। और जो आपका ये बार्क का एग्ज़ाम है इसमें रेडियो एक्टिविटी से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं कि जनरल क्लासिफिकेशन क्या है एलिमेंट की, कैसे इनको क्लासीफाई किया गया है, एलिमेंट को कैसे आइसोलेट किया जाता है, कैसे उसको प्यूरीफाई किया जाता है, ये सब भी आपसे पूछा जा सकता है। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी वहाँ पे रहेंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा ये कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड एंगल क्या है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, जैसे वेस्पर थ्योरी हो गया, उसके बाद शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, डाइपोल मोमेंट, आयनिक सॉलिड, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, CHCl, ये आपको सॉलिड स्टेट से भी पढ़ने को मिल जाएगा। तो सॉलिड स्टेट जब आप पढ़ेंगे तो ये वहाँ से कवर आपके हो जाएंगे। डायमंड एंड ग्रेफाइट एंड लैटिस एनर्जी, तो डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, लैटिस एनर्जी क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है इनऑर्गेनिक की वो है मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मेन ग्रुप एलिमेंट्स में एस और पी ब्लॉक को रखा गया है। और एस और पी ब्लॉक में जनरल कंसेप्ट रहेंगे रिलेशनशिप, जैसे आपका डायगोनल रिलेशनशिप हो गया, और आपका ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, फॉर एग्जांपल BF3 क्या होगा, B2H6 क्या रहेगा, इन सब के स्ट्रक्चर आपसे पूछे जा सकते हैं। AlCl3 किस फॉर्म में रहता है, डाइमर या फिर मोनोमर, इस तरह क्वेश्चन आपसे अरेंज किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यूनिट देख लीजिए, ट्रांजिशन मेटल या फिर डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक जो आपका रहेगा ये इम्पोर्टेंट रोल रखता है आपके बार के एग्ज़ाम में। तो जनरली इसमें आपको 3D सीरीज़ की स्टडी दी गई है। 3D सीरीज़ में जो आपके मेटल हैं उसके बारे में, उनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट्स, फर्स्ट रो मेटल आपको दिया गया है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, और उनका कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म भी आपको दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ना है आपको, जिसमें आपके तनाबे सुनाबे डायग्राम आ जाएगा, तनाबे सुगानो डायग्राम, ऑर्गल डायग्राम इसमें आ जाएगा। वैलेंस बॉन्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप पढ़ के जाइए। इसमें आपसे CFSC पूछ सकता है कि CFSC किसकी ज़्यादा है, कौन कंपाउंड लो स्पिन है, कौन हाई स्पिन है, किसकी किस में ट्रांजिशन हो सकती है, किस में ट्रांजिशन नहीं होगी, किस कंपाउंड में कलर आएगा, कौन सा कंपाउंड डायमैग्नेटिक रहेगा, कौन सा कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक रहेगा, कौन सा फेरामैग्नेटिक रहेगा, ये सब चीज़ें भी आपसे पूछे जा सकती है। इसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमें दिया गया है, और इसमें बोल रहा है कि हमें उन लाइगेंड के बारे में बात करनी है जिसमें पाईबैक बॉन्डिंग होती है। सच एज मेटल कार्बोनिल हो गया, कार्बीन हो गई, कार्बीन में आपको जनरल फिशर कार्बीन हो गई, आपकी शोर कार्बीन हो गई, ये पूछा जा सकता है। कार्बोनिल में मेटल के साथ CO ग्रुप लगा होता है और उसमें भी क्या होती है, पाईबैक बॉन्डिंग होती है, उससे पूछा जा सकता है। नाइट्रोसाइल में आपका NO ग्रुप होता है, उसके बारे में जरूर पढ़ के जाइए। इसके बाद मेटालोसिन दिया गया, मेटालोसिन में आपका फेरोसिन हो सकता है, निकेलोसिन हो सकता है। और मेटालोसिन की प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा सकती है। मेटालोसिन कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन देते हैं, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। मेटालोसिन से रिलेटेड ये भी पूछा जा सकता है कौन 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और
क्या कोई जो आपकी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग होती है वो रिड्यूस हो सकती है या नहीं हो सकती, वो किन किन केस में होगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जीनियस कैटलिस्ट कैसे कैटालिसिस आपको दिया गया है, फॉर एग्जांपल विल्किंसन कैटलिस्ट हो गया, और बहुत सारे और कैटलिस्ट होते हैं, सौर कोसबोन, इस टाइप के जो कैटलिस्ट होते हैं उनकी आपको स्टडी करके जाना है। इसके बाद बायो इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट पढ़ के जाइए, कौन कौन से लाइफ के लिए इसेंशियल है, कौन ट्रेस होते हैं, इन सब चीज़ों को आप पढ़ के जाइए। बेसिक रिएक्शन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम एंड द रोल ऑफ मेटल आयन, स्पेशली Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव और जिंक 2 पॉजिटिव है ना। जैसे आपका माइग्लोबिन हो गया है, हीमोग्लोबिन हो गया है, उसके अंदर आपके आयरन मेटल यूज़ होती है। कॉपर +2 का क्या रोल रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी ऑक्सीजन ट्रांसफर का काम करता है। जो मैरीन टाइप स्पीसीज होती है उसके अंदर कॉपर काम करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का। इसके बाद Zn2 पॉजिटिव है, ये आपका क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है, तो ये इसको भी आप पढ़ के जाइए। इसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड माइग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा हीमोग्लोबिन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, ये एरोमेटिक है कि नहीं है, अगर एरोमेटिक है तो इसके अंदर N की वैल्यू क्या है। माइग्लोबिन आपसे पूछ लेगा, हीमोग्लोबिन में पूछ लेगा कितने यूनिट होते हैं, माइग्लोबिन में आपसे पूछ लेगा कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में बाइंड होती है, माइग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, और कार्बनिक एनहाइड्रेज आपसे पूछा जा रहा है, इसमें जिंक का रोल होता है। तो ये सब चीज़ें भी आप डिटेल में पढ़ के जाइए। इसके बाद है इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, ये बेसिक प्रिंसिपल इसका पढ़ेंगे आप, और इसमें हमारे फिर से यूवी विजिबल दिया गया है, पोटेंशियोमीट्री, कंडक्टोमीट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, एनालिसिस ऑफ वाटर एंड सॉइल सैंपल, इसको भी आप जरूर पढ़ के जाइए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद ये जो लास्ट यूनिट है वो है हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस पूछा गया। एसिड बेस क्या होते हैं, तो आप पढ़ के जाइए कितने टाइप के एसिड बेस होते हैं ना, लोइस एसिड क्या होते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड क्या होते हैं ना, और लक्स फ्लड कंसेप्ट क्या होता है, उसेनोविच कंसेप्ट क्या है, सोलवेंट सिस्टम क्या है, ये सब आप पढ़ के जाइए। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है यूजिंग EDTA, इसको पढ़ के जाइए। जितनी भी आपकी टाइट्रेशन होती है उसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद इंडिकेटर का क्या यूज़ होता है, जैसे फिनोल्फेथलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, इन सब इंडिकेटर को भी हम टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये इनका यूज़ क्या होता है। उसके बाद यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट इन ऑर्गेनिक एनालिसिस, और ये जो आपका लास्ट वाला टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करके जाएं। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक है आपका रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप क्या होती है, इसमें आपसे रेज के बारे में पूछेगा, अल्फ़ा बीटा गामा की बात करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देगा जिसमें अल्फ़ा रेडिएशन डालेगा या फिर बीटा रेडिएशन डालेगा या फिर गामा डालेगा, आपसे आइसोबार, आइसोटोन, इन सब की ये बात करेगा, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस करके ना जाए। ये रेडियो एक्टिविटी आप जरूर पढ़ के जाइए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। जनरली जो आपका बार का एग्ज़ाम रहता है वो 2 घंटे का रहता है, और इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो टोटल मार्क्स होते हैं 300। तो इसको आप देख के जाएँ, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1 नंबर की रहती है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का रहेगा, इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की रहेगी। तो ये सब सिलेबस था केमिस्ट्री का बार के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।